अब तक जो शख्स मौत बांटता रहा हो, जब उसको अपने पास आती हुई दिखती है तो फिर उसको अपने आसपास पे शक होने लगता है। मुकीम काला अंदर ही जेल के अंदर ठोक दिया गया, तो इसको लगा कि अब ये जो है मौत मेरे साथ आ गई। मुख्तार का अंत तय कर दिया। मुख्तार का 2005 का दौर बहुत ताकत का दौर था। वो हथियारों के साथ सार्वजनिक तौर पे मऊ में घूम रहा था। 2 जेलर्स का वहां ट्रांसफर किया गया और कोई भी जेलर ने वहां जाने से इनकार कर दिया। एक जेलर के ऊपर इसने पिस्टल तान दी थी। जब आप पीपीएस की वर्दी उतरवा सकते हैं, 2 जेलर के मर्डर हुए। अब्बास जो मुख्तार का बेटा था, ये भी अपनी वाइफ से जेल ही के भीतर मिलता था और कई कई घंटे दोनों साथ में बिताते थे। पूरी बात सच है, 5 घंटे के करीब वो रहते थे। 85 दिन तक ये काम चलता रहा। 85 डेज तक वो वहां रहे। नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे बहुत ज़रूरी बातें, ख़ास बातें जो जुड़ी हुई हैं मुख्तार अंसारी के इस जो मृत्यु हुई है उससे जुड़ी हुई। धीरेन्द्र सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है, जो इसकी मौत हुई है जेल के अंदर, इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद इसके परिवार वालों का कहना है कि स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था और भी तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो इसके परिवार वाले प्रशासन पर, शासन पर लगा रहे हैं। सर, वो क्या आरोप हैं और क्या गंभीरता उनमें दिखती है? देखिए, अगर आप गौर करेंगे, जब से पंजाब से आया है मुख्तार अंसारी, जब रोपड़ जेल से उसको यहाँ लाया गया, जहाँ उसको रोका गया था, एक बहुत ही सायास तरीके से रोका गया था और यूपी सरकार ने लगभग 26 प्रोडक्शन वारंट दिए थे, लेकिन वो नहीं ला पाई और सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई हुई। और ऐसा पूरे देश में शायद पहली बार हुआ होगा किसी अपराधी को लेकर कि एक स्टेट उसको बचाने के लिए करोड़ों के बिल जनरेट करा दे। तो ये उसके लिए हुआ। अब वो जब यहाँ आया तो उसके बाद से ही उसका सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जो डर है, जो खौफ है, अब तक जो शख्स मौत बांटता रहा हो, जब उसको अपने पास आती हुई दिखती है तो फिर उसको अपने आसपास पे शक होने लगता है। खास तौर से अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले उसने बंदी रक्षक पर कहा। गौतम नाम का एक बंदी रक्षक था, उसको लेकर उसने कहा कि साहब ये कुंटू सिंह के साथ 3-4 साल रहा है। और कुंटू सिंह कौन है? जिसने उसके एक आदमी को मारा था, यानी जो उसके मुखालिफ क्रिमिनल गैंग का है। तो उसने कहा कि साहब ये जो है, चूंकि जो मारा गया था, याद होगा मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में जब मारा गया, तो उसके बाद से इसके अंदर डर क्रिएट हो गया था। और उसने कहा कि चूंकि जेल में भी मारे जा रहे। उसके बाद याद होगा कि मुकीम काला अंदर ही जेल के अंदर ठोक दिया गया, तो इसको लगा कि अब ये जो है मौत मेरे साथ आ गई। तो उसके बाद इसने आरोप लगाने की एक पूरी सीरीज शुरू कर दी और उसमें इसके परिवार के लोग भी शामिल थे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो खौफ इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें कई बार क्या होता है कि आदमी को अपने आसपास शक इतना गहरा हो जाता है कि वो सोचना भी भूल जाता है कि क्या रेशनल है क्या नहीं। अभी 21 मार्च को जब चिट्ठी दी और उसके वकील ने, और उसने कहा कि साहब मुझे जो है स्लो पॉइजन दिया गया, मेरे साथ मुझे धीरे धीरे मारा जा रहा है और मेरी गतिविधि तेज हो रही है। और उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल लाने पे चूंकि जब मैं लगातार बात कर रहा था, अधिकारियों से भी बात की फिर मैंने, और कल रात तो फिर भी मैंने पूछा डिटेल में कि आखिर है क्या, क्योंकि जब ज़्यादा आ गया तो उससे पहले तो हमको लग रहा था ये। तो उन्होंने कहा कि इसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, यूरिन पास नहीं हो रहा और वो एक प्रॉब्लमेटिक है और इसकी हार्ट की जो उसकी पुरानी हिस्ट्री है। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा एक जेलर के ऊपर इसने पिस्टल तान दी थी जब तलाशी के दौरान, एस के अवस्थी साहब हुआ करते थे। तो उनके समय भी जब वो उनसे बात कर रहा था तो उस वक्त उसका बीपी बहुत हाई हो गया। तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। तो उस सब को लेके अब उसका परिवार, चूंकि आप करते क्या हैं जब आप राजनीति में होते हैं और माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, तो आपको हर एक चीज का फायदा उठाने की वरुण आदत हो जाती है। तो आप ये देखिए कि अब जिंदा नहीं है मुख्तार, लेकिन मरे हुए मुख्तार से हम क्या हासिल कर सकते हैं? तो आप देखते हैं मरा हुआ मुख्तार सहानुभूति दे सकता है। तो वो सहानुभूति क्या करती है? सहानुभूति राजनीति में वोट देती है। तो ये जो उन्होंने कहा जहर दिया गया, प्रॉपर तरीके से वो नहीं की गई, उसकी केयर नहीं की गई, और जो लास्ट उसके भाई से जो शिबकतुल्ला की बात जो आप देख रहे थे, हमारे उस पर भी बातचीत कर रहे थे रिपोर्टर, तो उसमें भी वो उन्हीं आरोपों को दोहरा रहे थे। तो अब ये एक प्रोसेस होगी, लेकिन हम लोग अगर उसको लीगल तरीके से देखें तो इस परिवार के पास सरकार के पास जाने के पूरे ऑप्शन खुले हुए, वो विपक्ष की तरफ से आप देख ही रहे हैं किस तरह की चिट्ठी आ रही, और साथ ही साथ
इस देश के कोर्ट ऑफ लॉ में वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, अगर आप गौर करेंगे, पोस्टमार्टम एक पैनल से हुआ, पैनल में लोग थे, इसके पास इसका बेटा वहां था, उससे अपना उसने देखा। इसके अलावा पूरी वीडियोग्राफी हुई है जिसको वो लोग पोस्टमार्टम की, तो आप उसको कोर्ट में कभी भी करा सकते हैं। और ये जिसका शख्स का है वो विटनेस को बुला, मतलब उस कोर्ट रिपोर्ट को ले सकता है, मतलब ये उसका राइट भी हो सकता है, वो कोर्ट में जाके ले सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई गलती सरकार करेगी उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब मुख्तार वोट नहीं देता है किसी को भी, मतलब कम से कम बीजेपी को वोट नहीं देता। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी आदित्यनाथ का काम इतना बड़ा हो चुका कि उन्हें कोई एक क्रिमिनल को इस गैर संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। दूसरा एक लाइन और मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये जाना है मामला। विसरा, जो विसरा बेसिकली बहुत सारे लोग आपके दर्शक जानना चाहते होंगे कि विसरा, जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस दिया जाता है तो विसरल पार्ट, बॉडी का विसरल पार्ट है ये, तो जहां कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका वो होता है, जहां वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, कंजप्शन होता है और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन होता है। तो ये किडनी, आपका हार्ट का कुछ, और इसके बाद लीवर, स्प्लिन, इनका पार्ट रख लिया जाता है। जो रिपोर्ट तो वैसे 15 दिन में हो जाता है, क्योंकि आप उसका बहुत ही हाईली जो माइक्रो लेवल पे होता है उसका एनालिसिस करते हैं। बट हमारे देश में चूंकि बहुत ज़्यादा लैब्स नहीं है वो है, तो वो ज़्यादा 2-3 महीने तक, इसलिए विसरा रिपोर्ट आपने देखा होगा बहुत दिन तक नहीं आई, ये वर्ड पढ़े होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ आरोप है, अगर कुछ भी होगा तो वो सरकार का सामने। अच्छा सर, एक कहानी ये सुनने को मिलती है कि जब पंजाब से इनको लाया गया बांदा जेल, तो करीब 1.5 साल तक कोई जेलर वहाँ जाने को तैयार नहीं था बांदा जेल में। ये कौन सी बात थी? दो जेलर्स का वहाँ ट्रांसफ़र किया गया और कोई भी जेलर ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। क्योंकि इसको देखिए, ये सब किस्से इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके इस जब यूपी की बात हम करते हैं तो यूपी में 1989 के बाद से बहुत लंबे अरसे तक, लगभग 2007 तक, जहाँ तक मेरा करेक्ट हो सकते हैं, बीच में एक बार बीजेपी की बनी थी सरकार बहुमत के साथ, उसके बाद रीजनल पार्टियों का दौर आया और वहाँ इस तरह के माफिया एक सोने की खान जैसे होते थे जो उनको वोट ला के देते थे। तो लिहाजा उस दौरान ये हालत हो गई थी कि जेलर जो हैं इनके सामने इनके एक सबॉर्डिनेट हो रहे। ऐसा बहुत बार, मतलब मैं नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग उसकी बात करते हैं, लेकिन इस तरह के पत्रकार बहुत सारे थे जो अंदर जेल में मिलने जाते थे और इनके मालिसिये वहाँ होते थे, इनके रसोइये वहाँ होते थे और इनकी टहल करने वाले लोग होते थे। आप सोचिए, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही ये जेल में जाते थे तो 6 महीने पहले आ जाते थे। इनका भी यही हाल था, अतीक का भी यही हाल था, लेकिन इसका टेम्परामेंट बहुत ही खराब था। अगर हम इसकी बात करें मुख्तार की, तो मुख्तार क्या करता था, मुख्तार ने जब पहले भी जो पुलिस वालों पे गोली चलाई थी, जो उसके शुरुआती दौर का है, उसमें एक एसपी जायसवाल थे, तो वो रात में जैसे वो चेकिंग होती है उस तरह की चेकिंग वो कर रहे थे क्योंकि हुआ था। तो इसमें जैसे इसकी गाड़ी रोकी गई, उनको सायास नहीं रोकी गई होगी गाड़ी, तो लेकिन एकदम उसके अंदर से ही उसने कहा कि चेकिंग होगी, तो एकदम इतने गुस्से में था, उसने निकाल के कौन मुख्तार की गाड़ी चेक कर सकता और फायर कर दिया। तो ये जो सारे उससे आप ये सोचिए कि जिस अधिकारी की मैं उसके साथ अधिकारी भी जानते हैं PIL फाइल कैसे हुई थी, हमने बहुत लास्ट मोमेंट तक मैं उसके दोस्त के तौर पर रहा। जब आप PPS की वर्दी उतरवा सकते हैं तो आप ये सोचिए वो जेलर जिसको उन अपराधियों में रहना है, जिसको 2 जेलर के मर्डर हुए हैं, RK तिवारी और अशोक गौतम करके शायद मुझे याद है, 2 जिसमें से RK तिवारी में तो सीधा इन्वॉल्व ही हो गया, उसमें दूसरे में कहा गया और SK अवस्थी के ऊपर पिस्टल तान दी। तो आप ये सोचिए किस जेलर की ये हिम्मत होगी कि वो जाके वहाँ ज्वाइन करे। लेकिन धीरे धीरे 2 उनके ट्रांसफ़र हुए और उसके बाद फिर वहाँ जाके उस बांदा जेल में लोग जाना शुरू। जी, और एक किस्सा ऐसा बताते हैं कि साल 2005 था, गाज़ीपुर जेल में मुख्तार बंद थे और इनके लिए स्पेशल वहाँ तालाब खोद दिया गया क्योंकि साहब का मछली खाने का मन था। हाँ, ये भी हुआ क्योंकि जब नया पकड़ा गया, ये आत्मसमर्पण किया गया। बेसिकली हम लोगों को ये 2 चीज़ों में अंतर करना होगा कि मुख्तार का 2005 का दौर बहुत ताकत का दौर था, अगर हम लोग गौर करते हैं, चूँकि 1996 में बनता है, फिर उसके बाद फिर बनता है, चुनाव होता है, उपचुनाव में से हारने के बाद ये फिर चुनाव लड़ता है, फिर जीतता है और उसके बाद फिर ये जीतता है। अब आप अगर 2005 की ओर देखते हैं
तो ये इतना ज़्यादा तब तक शातिर हो चुका था और सिस्टम को समझ चुका था, तो ये एक आत्मसमर्पण करता है मऊ के दंगों में। और चूंकि वो समय आपने वो विजुअल देखे होंगे, शायद ही किसी सरकार को मतलब इतना पंगु अगर देखेंगे किसी माफिया के सामने कि वो शख्स दंगे में अपनी जो अवैध हथियार हैं, जो प्रोहिबिटेड बोर हैं, वो हथियारों के साथ सार्वजनिक तौर पे मऊ में घूम रहा था। बाद में जब प्रेशर पड़ा और चूंकि सरकार पर प्रेशर पड़ा तो उसने आत्मसमर्पण किया कि लीजिए साहब मैं आ गया हूँ। इसको लगा था और ये उसके बाद फिर निकला नहीं, जेल में ही उसकी डेथ हुई है अगर हम देखें तो। वो उस वक्त जब ये पहुंच गया तो बाकायदा इसने कहा कि हमको ताजी मछली खानी है। तो साहब वहाँ तो ज़मीन है, जेल के अंदर आपने देखा होगा ज़मीनें होंगी, तो इसने कहा कि बाहर से नहीं, हम यहीं से खाएं। तो वो वहीं से अपना उनके लिए एक तालाब खोदा गया और उसके बाद उसमें खाने मछलियाँ डाली गई। और इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट बना कि भाई ये बैडमिंटन कोर्ट है। फिर इनका एक वो बना कि साहब ये यहाँ मिलेंगे साहब। और आप सोचिए कि ये उसमें मिलते थे, जेलर के कमरे में ये बैठते थे। जेलर बेचारा अपने लिए इधर उधर कुर्सियाँ ढूंढता था। एक जगह जब ये फायरिंग वाली घटना थी, उसमें जब बाद में पता चला तो एक आदमी जो बंदूक लिए बैठा था वो जेल कर्मी था, बाद में उसको पकड़ा गया। तो इसकी कहानियाँ इतनी हैं क्योंकि इसने लार्जर देन लाइफ की इमेज इकट्ठी कर ली थी। और इसका एक इकोसिस्टम था वरुण। लोग ये इसको बाकी तमाम माफियाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंस है। इसलिए क्योंकि ये जब राजनीति में आता है तो उससे पहले इसके पास कम से कम 100 साल की राजनीतिक लिगेसी है। जब ये फर्स्ट टाइम इसका भाई एमएलए बनता है तो वो सीपीआई से बनता है। और सीपीआई से एमएलए बनने का मतलब आप समझते हैं कि वो अपने आप को सरमाएदारों के खिलाफ, गरीब शोषित की आवाज बताने की कोशिश करता है। और चूंकि ये किस तरह कर सकता है, क्योंकि 1921 में इसके दादा जो मुख्तार अंसारी, उनका नाम भी मुख्तार अंसारी था, अंसारी रोड है, आप दिल्ली में जाते होंगे तो वो उनके नाम पर है। आप अंसारी जो इस एम्स के पीछे का इलाका है अंसारी नगर, वो उसके नाम पर है। इसके अलावा लंदन में एक हॉस्पिटल में उनका पूरा वार्ड उनके नाम पर है। और पूरी दुनिया में एक बेहतरीन, जिसको कहा जाए दुनिया के बेहतरीन जो सर्जन हैं उनमें से एक वो डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे। और तो आप ये सोचिए कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना वो किया और पीएचडी उनकी थीसिस है, वो यूनिक थीसिस है, आज भी उनके नाम पर दी जाती है। उसके बाद वो जब हिंदुस्तान पहुंचते हैं तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया में 1916 से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करते हैं। और उसके बाद 1921 में वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट होते हैं। और 1927 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद वो पद मोतीलाल नेहरू को जाता है। तो आप ये सोचिए कि कितनी राजनीतिक ताकत के साथ इसके साथ, तो वो जो लिगेसी, जिस डर की मैं बात कर रहा हूं, जो किससे क्यों जुड़ रहे हैं या क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि इस आदमी के पास लगभग 100 साल की पॉलिटिकल लिगेसी है। उसके बाद लगातार बढ़ता हुआ परिवार है। और इसका जो जहन था वो एक चीज तैयार करता है कि हमको एक शील्ड बनानी है। एक पॉलिटिकल शील्ड होना एक अलग चीज है जिसको हम लोग गौर नहीं करते। हम ये कहते हैं कि रॉबिन हुड है या वो है, लेकिन मैंने लगभग 25 साल के क्राइम कवर करने के दौरान, चाहे टेररिज्म कवर किया, अंडरवर्ल्ड कवर किया या जनरल क्राइम किया, मैंने देखा कि अपराधियों का ये एक बेसिक ट्रेंड होता है। चाहे वो डाकुओं पे चले जाओ, क्योंकि मैंने लगातार डाकुओं को भी कवर किया, तो वो एक शील्ड तैयार करते हैं। वो शील्ड क्या होती है कि वो कुछ 100 रुपए कुछ हजार लोगों को देते हैं और वो कुछ हजार लोग कुछ लाख लोगों तक भैया जी की कहानी बताते हैं। तो भैया जी फिर बहुत वो हो जाते हैं। तो और चूंकि हम पत्रकारों से तो उनका रिश्ता, चूंकि दुश्मनी तो होती नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग तो उनको बाहुबली लिखने लगे। ये तो एक बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज था। बल्कि मैं पर्सनल बताऊं, मेरा तो जब मैं इसके इंटरव्यू लिए मुख्तार के, वो तो कई बार मेरी इसके साथ जब बातचीत हुई, उसके घर में जाके मैंने इंटरव्यू लिए उसके घर में। लेकिन मेरे से एक माफिया सिर्फ इसलिए नाराज हो गया, अभय सिंह चारबाग का माफिया था, उसका आदमी आया रात को होटल में आए और मेरा कैमरामैन अब नहीं है, जिस चैनल में मैं था, रात में अचानक डर गए 1:30-2 बजे, क्योंकि हमने उसको माफिया लिख दिया। तो वो आके गुस्से में था कि आपने क्या कर दिया, आपने माफिया लिख दिया, ये लिख दिया। तो स्टोरी एयर हो चुकी थी, उनको टाइमिंग पता था। तो मैंने कहा कि भाई, तो मैंने कहा और मैं क्या लिखूं भाई, मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं तो आराम से उससे पूछने लगा कि मैं क्या लिखूं, ये लखनऊ के होटल की बात है, 4 स्टार होटल में। तो उसने कहा कि नहीं साहब, आपको उनको बाहुबली लिखना चाहिए था, क्योंकि सारे पत्रकार बाहुबली लिखते हैं। तो मैंने फिर उसको कहा कि भाई भगवान बाहुबली थे, हनुमान बाहुबली थे, तो ये इसको क्यों लिखे। तो फिर वो कहने लगे हाँ भैया, लेकिन हमारा फोटो नहीं आया।
तो उसने हमसे कहा कि उनका तो फोटो आया भैया जी का, हमारा नहीं आया। तो मतलब पत्रकारों ने इन लोगों को लार्जर देन इमेज दी, तो उस सब से भी इनको ताकत मिली और वो इनको उन्होंने इनको रॉबिन हुड बनाया, क्योंकि वरना तो क्रिमिनल है। अच्छा सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अभी वर्तमान हमारा सिस्टम है कि हम बटन दबाते हैं वोट डल जाता है, लेकिन जब हम कुछ वक्त पहले देखेंगे तो वोट जो है बैलेट पेपर से डाला करता था, क्या अब वर्तमान सिस्टम आने की वजह से ऐसे बाहुबलियों की ताकत कम हुई? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल कारण है वरुण, ये वन ऑफ द रीजन जरूर है, लेकिन ओनली यही रीजन नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, उस समय कोई बहुत सारी जगह तो वोट देने ही नहीं जाते थे डर के मारे, तो वोट देने नहीं जाते थे तो आपका, क्योंकि आपके पास दूर दराज तक इतना ताकतवर कोई आपके यहाँ चुनाव आयुक्त नहीं हुआ था, क्योंकि पहले तो चुनाव आयुक्तों के नाम नहीं जानते थे लोग, ये कोई संस्था ये नहीं जानते थे जनरली लोग। लेकिन टीएन शेषन आया तो उसने सरकार के साथ सीधा हेड ऑन लिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्शन कमीशन रखा, ऑफ इंडिया हटा दिया। उसने साहब हम तो इंडिपेंडेंट बॉडी है हम लोग। तो उस तरह के आने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने पूरे सिस्टम में लोगों के अंदर ये विश्वास दिया कि आप वोट बूथ पर जाइए, वोट दीजिए। तो होता क्या था, पहले चूंकि पहले किया ये जाता था कि अपने जो दूसरे इलाके होते थे, जैसे मुख्तार कोई करना था तो मोहम्मदाबाद के बाद के इलाके जितने बाहर के आउटर थे जहां हिंदू वोट बैंक बहुत ज़्यादा होता था, खासतौर से जो मुखालिफ उसमें होता था, तो आप गौर करेंगे वहां वोट परसेंटेज एकदम नीचे होता, क्योंकि वहां उनको फायरिंग कर देंगे, वो कर देंगे। और जहां इनके इलाके थे वहां वो परसेंटेज बहुत हाई होता था। एक तरीका ये था। फिर दूसरा तरीका ये हुआ कि जब आपने आए तो आप उन जगह फर्जी वोट डलवाने लगे बैलेट से, लेकिन जब ये चीज़ें आई उसके साथ सिक्योरिटी बढ़ गई। फिर आज जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि आप ये देखिए कि अगर कोई माफिया आज की डेट में कुछ भी करता है तो नेट है, सोशल मीडिया जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये पूरी सरकार की ऐसी की तैसी कर देते हैं, तो सरकार को एक्शन लेना होता है। तो यानी जो सूचनाओं का जो ये नया आया है, ये युग आया है कि आप हमसे छिप के कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर सामने आ गए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप ये सोच के देखिए कि जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी, अगर उनके शॉट होते हैं, जिस तरह से वो चला रहा था, वो वीडियो बाद में आया, अगर उस समय सब आदमी होते तो क्या होता। तो उस समय पॉलिटिशियंस के पास ये आज़ादी थी कि वो इन सबको नरिश कर लेते थे। आज के समय में ये नहीं है। और दूसरा ये भी हुआ है कि लॉ पर पकड़ बनी है। फिर एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए, एक मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं उस दिन याद है मुझे, शैलेंद्र सिंह के साथ जब हम बैठे थे और वो अपने दफ्तर में था, STF SSP था, तो STF का उस समय का वो था DSP था और इस बनारस यूनिट को संभालता था। तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने बात से कहा कि यार फ़ोटो दे दो हमको, तो कोई माफियाओं की फ़ोटो देने को तैयार नहीं होता था। उसने खैर फ़ोटो दिया, ब्रजेश सिंह का फ़ोटो कहीं उपलब्ध नहीं था, अलग अलग जगह से, सब जगह से, कहीं कहीं से हम लोग लेके आए। तो वो जो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ ये बता रहे थे उस वक्त में कि साहब आप जो है जितनी ताकत के साथ इन पर अटैक करेंगे, ये पलट के सरकार के साथ उतना आप पे करेंगे। तो हमने कहा कि फिर क्यों इनके खिलाफ सरकार नहीं होती? तो कह रहे कि ये फाइलें तो बाहर आएंगी नहीं ना जो इनके लिए लिखा गया, और आज आपको 1 मिनट भी लगता है कोई भी अधिकारी आपके साथ खड़ा हो जाता। तो इसीलिए चीज़ें बदली हैं। और जब ये मुख्यमंत्री आ गए तो वही अफसर जो, क्योंकि आप ये सोचो, अगर मैं कहता हूँ हम ये सोचते हैं, जैसे दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि 2017 में कोई आदमी जो IPS बना है, चूँकि मुख्यमंत्री 2017 में आपके यहाँ बदले, 2017 में अगर कोई आदमी IPS बना है तो वो ना तो IG बना होगा, ना DIG बना होगा, अभी SSP का चार्ज नहीं मिला होगा, यूपी इतना बड़ा काडर है तो यहाँ नहीं मिला होगा। तो यानी वो ऐसी पोजीशन में नहीं था कि बहुत बड़ा चेंज कर दे। तो चेंज किसने किया? एक उसी आदमी ने, जिसने कल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और मैं सोचता हूँ कि आज कल रात से वो बात मुझे बहुत, जैसे ही मुझे ये खबर आई तो मुझे मुख्यमंत्री का वो बयान आया याद, जो कल उन्होंने दिया मुजफ्फरनगर में, कि एक वोट एक शहर को कर्फ्यू के शहर में और या उसी शहर को मेलों के शहर में बदल सकता है। तो इस एक वोट ने मुख्तार का अंत तय कर दिया। अच्छा सर, ये देखा गया कि अब्बास जो मुख्तार का बेटा था, ये भी अपनी वाइफ से जेल ही के भीतर मिलता था और कई घंटे दोनों साथ में बिताते थे। ये कितनी सच बात है? देखिए, ये तो जांच हो गई, तो सच तो इसीलिए क्योंकि केस दर्ज हो गया, तो ये पूरी बात सच है। 5 घंटे के करीब वो रहते थे, 85 दिन तक ये काम चलता रहा, 85 डेज तक वो वहाँ रहे। ये इन्वेस्टिगेशंस का प्रोसेस है।
तो वो तो दोनों के खिलाफ केस हो गया, तो इसका मतलब उसमें तो सच्चाई थी। लेकिन आप ये सोच के देखो, अमरमणि जैसे लोग, आप इस दौर को गौर कीजिए कि अमरमणि को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, जो इतने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं उनकी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही। तो माफियाओं का जो दौर रहा, उसके यहाँ जब वो एक भी दिन उसमें नहीं रहे जेल में, वो भी आरडीओ। तो ये लोगों का इनका इतना ज़्यादा क्लाउट हुआ, और इस यूपी में तो सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया था कि अपराधी जो है पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। वो जब सत्ता में आप आ गए, आप विधायक बन गए, तो आपकी तो सुनेगी सरकार, आपको तो अपने इलाके में कौन एसएसपी होगा, कौन डीएम होगा, कौन पटवारी होगा, कौन मेरे यहाँ इंस्पेक्टर होगा, मेरे हल्के में कौन इंस्पेक्टर होगा, सब तो आप तय करते हैं। तो फिर किसकी हिम्मत होगी इनके खिलाफ? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था। अभी भी मतलब आप ये सोचिए कि एक इस इकोसिस्टम को तोड़ने में भी योगी जैसे जो एक कड़क छवि के आदमी हैं, उनको कितनी मुश्किल पेश आ रही होगी। अभी भी वो सिस्टम टूटा नहीं, अभी भी आपने देखा होगा सस्पेंड किए, जेलों के अंदर से फोन हो रहे हैं। तो वो सिस्टम तो है, जो इकोसिस्टम है, उसको तोड़ने में मुश्किलात तो हैं। तो वो किस्सा भी पूरा कहानी सच है, उसमें केस दर्ज हो गया। आप ये सोचिए, ये एक आइडल माफिया फैमिली है जिसको हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, मतलब आप गॉडफादर देख रहे हैं, मारियो पूजो के क्लासिकल वो है। अगर आप ये देखें, अफजाल अंसारी केस है, सजा याफ्ता है, तो अभी जमानत पे है, अब वो हो गया। इसके बाद फिर आप शिवकतुल्ला, केस तो है, 4 केस हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं मुख्तार पे, तो आप 65 केस हैं, 8 में सजा हुई, 47.5 साल की तो सजा है, 2 आजीवन कारावास हैं। अब वो मर गए, वरना तो 3 तो उसी में निपट जाते। इसके बाद फिर आप उनके बेटे पे आ जाते हैं, बड़े पे, तो अंदर है साहब, वो तो अंदर ही बैठे हैं साहब। इनकी पत्नी पे 50,000 का इनाम है साहब, गायब है मुख्तार साहब की बीवी, उन पे 50,000 का इनाम है। अब्बास की बीवी पे भी, अब्बास पे और अब्बास की बीवी पे केस है। हाँ। तो एक आइडियल फैमिली है ना। छोटा बेटा भी जो है फरार है, छोटा बेटा भी फरार है। तो इनके पास तो एक आइडियल फैमिली है, तो इसलिए इनके लिए कोई वो नहीं, ये क्राइम की एक आइडियल फैमिली है। तो मुख्तार से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें आज धीरेन्द्र सर ने हमें बताई, जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो वो भी बताइएगा, ताकि वो दूसरे एपिसोड में, अगले वीडियो में हम धीरेन्द्र सर से पूछ सकें। धन्यवाद।